हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो इस वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर 2023 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये वीडियो उत्तराखंड में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप उत्तराखंड में किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं उत्तराखंड में होने वाली सभी परीक्षाओं की इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, उत्तराखंड का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तराखंड का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है देहरादून में। देहरादून में उत्तराखंड का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक स्थापित किया गया है और ये उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि भारत का भी पहला पॉलीथीन कचरा बैंक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा देहरादून में। देखिए, अगर बात करें इस कचरा बैंक की तो 25 सितंबर 2023 को देहरादून में भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक स्थापित किया गया है और इसका जो उद्घाटन है राज्य सरकारी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, 25 सितंबर 2023 को देहरादून में इसे स्थापित किया गया है। इसके अलावा कचरा प्रबंधन में उत्तराखंड का देश में दूसरा स्थान है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कचरा प्रबंधन में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है पूरे देश में? तो दूसरा स्थान है कचरा प्रबंधन में। और भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक स्थापित किया गया है देहरादून में। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हर साल होने वाले राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया? हर साल होने वाले राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इसका जो राइट आंसर है वो है दिव्या नेगी। दिव्या नेगी के द्वारा किया गया राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व। अगर हम बात करें दिव्या नेगी की तो देखिए, दिव्या नेगी जो है टिहरी में सुनार गांव की रहने वाली है और राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 में इन्होंने उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव की तो देखिए, इसकी जो थीम है वो है देश के युवाओं की आवाज़ सुनना। तो थीम से अक्सर कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे 2023 में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव की जो थीम है वो है देश के युवाओं की आवाज़ सुनना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ग्रास ज्वेल का संबंध किस चीज़ से है? ग्रास ज्वेल का संबंध किस चीज़ से है? इसका जो राइट आंसर है वो है तितली की एक प्रजाति। ग्रास ज्वेल का जो संबंध है वो तितली की एक प्रजाति है और दुनिया की सबसे छोटी तितली है जो अभी मिली है पिथौरागढ़ ज़िले में। तो याद रखना है, ग्रास ज्वेल का जो संबंध है वो तितली से है जो पिथौरागढ़ ज़िले में मिली हुई है। अगर हम बात करें ग्रास ज्वेल की तो देखिए, पिथौरागढ़ ज़िले में जो है दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल मिली है या ज्वेल ग्रास मिली है। इसके अलावा भारत में मिलने वाली सबसे बड़ी तितली भी जो है पिथौरागढ़ ज़िले में मिली थी, जिसका नाम था हिमालयन गोल्डन बर्ड विंग। तो ये क्वेश्चन भी याद रखेंगे कि हिमालयी गोल्डन बर्ड विंग जो है भारत में मिलने वाली सबसे बड़ी तितली थी जो पिथौरागढ़ ज़िले में मिली थी। और अभी ग्रास ज्वेल जो है पिथौरागढ़ ज़िले से मिली है जो दुनिया की सबसे छोटी तितली है। ग्रास ज्वेल को जो है फिएरा ट्योकेलास नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिएरा ट्योकेलास नाम जो है किस चीज़ से संबंधित है? तो याद रखेंगे, ग्रास ज्वेल का जो है ये दूसरा नाम है जो दुनिया की सबसे छोटी तितली है और पिथौरागढ़ ज़िले में मिली है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है देहरादून में। देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया गया है। अगर हम बात करें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उद्देश्य की तो देखिए, जो इसका उद्देश्य है वो है दुनिया भर के निवेशकों और कंपनियों को आमंत्रित करना। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो उद्देश्य है वो है दुनिया भर के जो निवेशक हैं और जो कंपनियां हैं उनको आमंत्रित करना। और उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का जो आयोजन है वो 8 से 9 दिसंबर 2023 को देहरादून में हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो याद रखेंगे 8 और 9 दिसंबर को 2023 में जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है देहरादून में। इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की जो थीम है वो शांति और समृद्धि है, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है थीम से, तो याद रखेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की जो थीम है वो शांति और समृद्धि है। तो थीम हर साल चेंज होती है, तो 2023 की जो थीम है वो है शांति और समृद्धि। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पहली बार कब आयोजित किया गया था? तो पहली बार 2018 में आयोजित किया गया था, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में रायपुर देहरादून में इसका आयोजन किया गया था 2018 में पहली बार। तो याद रखेंगे, इसका पहली बार जो आयोजन है 2018 में किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, देश की पहली पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली एनसीसी कैडेट महिला कौन है? देश की पहली
पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली एनसीसी कैडेट महिला कौन है? इसका जो राइट आंसर है वो है शालिनी सिंह। शालिनी सिंह भारत की पहली पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली एनसीसी कैडेट महिला है। देखिए, अगर बात करें शालिनी सिंह की, तो उत्तरकाशी की ड्रिंक घाटी में 15,400 फुट की ऊंचाई पर जो है ये चढ़ी हैं और भारत की पहली एनसीसी कैडेट महिला हैं जिन्होंने पर्वतारोहण कोर्स पूरा किया है, शालिनी सिंह। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे भारत की पहली पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली जो एनसीसी कैडेट महिला है वो है शालिनी सिंह, जिन्होंने उत्तरकाशी की ड्रिंक घाटी में 15,400 फुट की जो चोटी है उस पर चढ़ाई की है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है? सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है हमसफ़र। सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए, कम करने के लिए जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा हमसफ़र ऐप को लॉन्च किया गया है। देखिए, अगर बात करें हमसफ़र ऐप की, तो ये भारत का जो है पहला राज्य उत्तराखंड है जिसने सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए हमसफ़र अलर्ट ऐप लॉन्च किया है। तो उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य है जिसने सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए हमसफ़र अलर्ट ऐप जो है लॉन्च किया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, पर्वतमाला परियोजना के तहत कद्दूखाल से सुरकुंडा देवी मंदिर तक बने रोपवे की लंबाई कितनी है? पर्वतमाला परियोजना के तहत कद्दूखाल से सुरकुंडा देवी तक बने रोपवे की लंबाई कितनी है? इसका जो राइट आंसर है वो है 502 मीटर। 502 मीटर लंबाई है कद्दूखाल से सुरकुंडा देवी तक जो रोपवे बना हुआ है इसकी लंबाई। अगर बात करें हम इस रोपवे की, तो इसका जो उद्घाटन है वो 1 मई 2002 को किया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कद्दूखाल से सुरकुंडा देवी तक जो बना रोपवे है इसका उद्घाटन कब किया गया है? तो याद रखेंगे 1 मई 2022 को जो है इसका उद्घाटन किया गया है और इसकी जो लंबाई है वो 502 मीटर है इस रोपवे की लंबाई। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, मानसखंड कॉरिडोर प्रोजेक्ट का संबंध किस चीज़ से है? मानसखंड कॉरिडोर प्रोजेक्ट का संबंध किस चीज़ से है? इसका जो राइट आंसर है वो है मंदिरों को विकसित करना। मंदिरों को विकसित करना मानसखंड कॉरिडोर प्रोजेक्ट का संबंध है। अगर बात करें मानसखंड कॉरिडोर प्रोजेक्ट की, तो देखिए, मानसखंड कॉरिडोर प्रोजेक्ट का जो संबंध है वो कुमाऊं के मंदिरों को विकसित करना है। यहाँ पे केवल कुमाऊं के मंदिरों को विकसित करना है, क्योंकि आपको पता होगा मानसखंड जो है वो केवल कुमाऊं क्षेत्र के लिए जो है प्रयोग में लाया जाता है ये शब्द मानसखंड, जबकि गढ़वाल को जो है केदारखंड कहा जाता है। तो याद रखेंगे, जो मानसखंड कॉरिडोर प्रोजेक्ट है इसका संबंध है कुमाऊं के मंदिरों को विकसित करना। और इसके तहत कुमाऊं जो मंडल है इसके 48 मंदिरों को इसमें शामिल किया गया है, 48 मंदिरों को इसमें शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानसखंड कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत कुमाऊं मंडल के कितने मंदिरों को शामिल किया गया है? तो याद रखेंगे 48 मंदिरों को, 48 मंदिरों को शामिल किया गया है कुमाऊं मंडल के। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए, अगला क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार 2023 के तहत कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार 2023 के तहत कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है 35 महिलाओं को। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार 2023 के तहत 35 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है काशीपुर। काशीपुर में उत्तराखंड का 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, चैपड़ो शहीद मेले का संबंध किस व्यक्ति से है? चैपड़ो शहीद मेले का संबंध किस व्यक्ति से है? इसका जो राइट आंसर है वो है भवानी दत्त जोशी। भवानी दत्त जोशी जी की स्मृति में लगता है चैपड़ो शहीद मेला। अगर हम बात करें चैपड़ो शहीद मेले की, तो देखिए 6 से 8 जून तक लगने वाले चैपड़ो मेले को 7 जून 2023 को राजकीय मेला घोषित किया गया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो चैपड़ो मेला लगता है इसे कब राजकीय मेला घोषित किया गया है? तो याद रखेंगे 7 जून 2023 को इसे राजकीय मेला घोषित किया गया है। और चैपड़ो मेला उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जो अशोक चक्र प्राप्त करता थे भवानी दत्त जोशी, इनकी स्मृति में लगता है। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है अशोक चक्र विजेता पहले कौन थे? तो थे भवानी दत्त जोशी, जिनकी स्मृति में चैपड़ो मेले का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला परमवीर चक्र किसे मिला, अशोक चक्र किसे मिला, कीर्ति चक्र किसे मिला। तो इसके लिए मैंने एक चार्ट यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, तो आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहला परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता कौन था, अशोक चक्र कौन था, महावीर चक्र किसे मिला, कीर्ति चक्र किसे मिला, वीर चक्र और शौर्य चक्र की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एग्जाम में यहाँ से आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस क्रम में अगर इसको याद रखेंगे
सबसे बड़ा जो सैन्य सम्मान है वो है परमवीर चक्र, और इसी क्रम में ये नीचे रखे हुए हैं जो अलग अलग क्षेत्र में दिए जाते हैं, जैसे युद्ध के लिए है, वीरता के लिए है, शांति के लिए है। तो ये पुरस्कार अलग अलग कैटेगरी में दिए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं इन सब की। देखिए, अगर बात करें परमवीर चक्र की, तो उत्तराखंड और भारत के पहले व्यक्ति थे सोमनाथ शर्मा, जिन्हें परमवीर चक्र से जो है नवाजा गया था। अशोक चक्र की बात करें तो अशोक चक्र उत्तराखंड के पहले व्यक्ति थे भवानी दत्त जोशी, जिन्हें अशोक चक्र से नवाजा गया। इनकी स्मृति में चैपड़ो शहीद मेले का भी जो आयोजन किया जाता है, अभी हमने बात की थी। महावीर चक्र की अगर बात करें तो दीवान सिंह दानों उत्तराखंड के पहले व्यक्ति थे जिन्हें महावीर चक्र से नवाजा गया था। कीर्ति चक्र अजय वर्धन उत्तराखंड के पहले व्यक्ति थे जिन्हें कीर्ति चक्र दिया गया। देखिए, वीर चक्र प्राप्तकर्ता उत्तराखंड के पहले व्यक्ति थे गुमान सिंह रावत, जिन्हें वीर चक्र से नवाजा गया। और शौर्य चक्र उत्तराखंड के पहले व्यक्ति थे जयकृत सिंह रावत, जिन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और काफ़ी कन्फ्यूज भी इसमें होता है। तो आप याद रखेंगे, इस क्रम में इसको याद रखेंगे, सबसे बड़े से लेकर के, और इसको विभिन्न कैटेगरी में हम देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, देश का पहला घरेलू मशरूम उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? देश का पहला घरेलू मशरूम उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है कोटद्वार। कोटद्वार चमोली में भारत का पहला घरेलू मशरूम उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है। अगर बात करें इस मशरूम उत्पादन केंद्र की, तो देखिए यहाँ पे गैनोडर्मा नामक मशरूम तैयार की जाएगी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गैनोडर्मा का संबंध किस चीज़ से है? तो याद रखेंगे मशरूम से इसका संबंध है। जो भारत का पहला घरेलू मशरूम उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है कोटद्वार चमोली में, तो वहाँ पर इसे तैयार किया जाएगा गैनोडर्मा मशरूम को। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और याद रखेंगे, दिव्या रावत जो हैं उन्हें उत्तराखंड में मशरूम लेडी के नाम से जाना जाता है, और अभी ये इसकी ब्रांड एम्बेसडर भी है दिव्या रावत। दिव्या रावत को उत्तराखंड में मशरूम लेडी के नाम से जाना जाता है। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तराखंड में कुल कितने स्थानीय उत्पादों को जीआई टैग मिला है? उत्तराखंड में कुल कितने स्थानीय उत्पादों को जीआई टैग मिला है? इसका जो राइट आंसर है वो है 18। उत्तराखंड में सन 2023 में 18 स्थानीय उत्पादों को जीआई टैग मिला है, और अभी तक उत्तराखंड में 27 स्थानीय उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब तक उत्तराखंड में कुल कितने स्थानीय उत्पादों को जीआई टैग मिला है, तो याद रखेंगे 27 स्थानीय उत्पादों को जीआई टैग मिला है, जबकि सन 2023 में 18 स्थानीय उत्पादों को जीआई टैग मिला है। देखिए, अगर बात करें जीआई टैग की, तो जीआई टैग एक ऐसा नाम या संकेत होता है जो प्रमाणित करता है कि किसी उत्पाद में विशिष्ट गुण हैं जो इसे अलग बनाते हैं, और हर 10 साल के लिए ये वैध होता है। हर 10 साल के लिए वैध होता है, यानी कि अगर आज इसका पंजीकरण किया गया है तो आफ्टर 10 ईयर तक जो है ये वैध होगा, इसके बाद इसकी वैधता खत्म हो जाएगी। और सीमित भौगोलिक स्थान पर जो उत्पाद होते हैं जिनमें विशिष्ट गुण होते हैं, उस कैटेगरी के जो उत्पाद हैं उन्हें दिया जाता है जीआई टैग। अगर हम उत्तराखंड की अगर बात करें तो देखिए 17 से 21 नवंबर तक जो है जीआई टैग महोत्सव मनाया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में जो जीआई टैग महोत्सव है ये कब से कब तक मनाया गया? तो 17 से 21 नवंबर 2023 तक जीआई टैग जो है महोत्सव मनाया गया था स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए। अभी उत्तराखंड में 18 स्थानीय उत्पादों को जो है जीआई टैग मिल गया है, और अभी तक टोटल उत्तराखंड में 27 स्थानीय उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में दोस्तों पूछा जा सकता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, कोशिया कुटौली तहसील का संबंध किस जिले से है? कोशिया कुटौली तहसील का संबंध किस जिले से है? इसका जो राइट आंसर है वो है नैनीताल। नैनीताल जिले से संबंधित है कोशिया कुटौली तहसील। अगर बात करें कोशिया कुटौली तहसील की, तो देखिए अभी इसका नया नाम रखने की घोषणा हुई है, बाबा नीम करोली के नाम पर कैचीधाम रखने की इसकी घोषणा हुई है। और कैचीधाम आश्रम की जो स्थापना है वो नीम करोली ने अपने दोस्त पूर्णागिरी के साथ मिलकर के 15 जून 1964 को इसकी स्थापना की थी भवाली नैनीताल में। तो याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैचीधाम आश्रम की स्थापना कब की गई थी? तो 15 जून 1964 को भवाली नैनीताल में इसकी स्थापना की गई थी। नीम करोली ने अपने जो मित्र थे उनके साथ मिलकर के इसकी स्थापना की थी, और यहाँ पे 15 जून को जो है विशेष जो है भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। साथ ही साथ कोशिया कुटौली जो तहसील है अभी इसका नया नाम रखने की घोषणा हुई है कैचीधाम के नाम पर। देखिए, अगला क्वेश्चन है, सविता कंसवाल का संबंध किस चीज़ से है? सविता कंसवाल का संबंध किस चीज़ से है? इसका जो राइट आंसर है वो है पर्वतारोही। सविता कंसवाल का जो संबंध है वो है पर्वतारोहण से। सविता कंसवाल जो है उत्तरकाशी की रहने वाली है, और माउंट एवरेस्ट और माउंट मैकालू पर्वत पर 16 दिनों में सफलतापूर्वक चढ़ने वाली ये भारत की पहली महिला है।
और अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है हिमस्खलन की चपेट में आने से। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सविता कंसवाल का संबंध किस जगह से है। तो याद रखेंगे उत्तरकाशी की रहने वाली हैं। और पर्वतारोहण से इनका संबंध है माउंट एवरेस्ट और माउंट मैकालू पर्वत पर 16 दिनों में सफलतापूर्वक चढ़ने वाली ये भारत की पहली महिला है। देखिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रशिला पर्वत पर सबसे कम उम्र में चढ़ने का कीर्तिमान किसने बनाया है। चंद्रशिला पर्वत पर सबसे कम उम्र में चढ़ने का कीर्तिमान किसने बनाया है। इसका जो राइट आंसर है वो है नंदा देवी। देखिए अगर बात करें नंदा देवी की, तो ये मूल रूप से नैनीताल जिले की रहने वाली हैं और इन्होंने अभी चंद्रशिला पर्वत पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर जो है चढ़ने का गौरव प्राप्त किया है और इनकी एज जो है केवल 5 साल की अभी है। तो 5 साल की उम्र में नंदा देवी ने चंद्रशिला पर्वत पर, जिसकी हाइट 13,000 फीट है, उसमें चढ़ने का गौरव प्राप्त किया है और मूल रूप से ये नैनीताल जिले की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के आधार पर राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है। वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के आधार पर राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है। इसका जो राइट आंसर है वह है 12.36%। 12.36% राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है। दोस्तों यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, द्वितीयक का कितना है और तृतीयक का कितना है। तो इसको पूरा हम देख लेते हैं। अगर बात करें प्राथमिक क्षेत्र की, तो 12.36% जो है प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पर। द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो 46.21%, 46.21% जो है द्वितीयक क्षेत्र का योगदान है। और वहीं अगर बात करें तृतीयक क्षेत्र की, तो 41.43% जो है तृतीयक क्षेत्र का योगदान है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है 12.36%, द्वितीयक क्षेत्र का है 46.21% और तृतीयक क्षेत्र का है 41.43%। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्रों में विभिन्न उप क्षेत्रों के अंतर्गत कृषि का योगदान कितना है। प्राथमिक क्षेत्रों में विभिन्न उप क्षेत्रों के अंतर्गत कृषि का योगदान कितना है। इसका जो राइट आंसर है वो है 43.13%। 43.13% जो है प्राथमिक क्षेत्रों में कृषि का योगदान है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कृषि का योगदान उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में कितना है। तो 43.13% है कृषि का योगदान। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए अगला प्रश्न है, राज्य के किस सीमांत जनपद में बाल विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। राज्य के किस सीमांत जिले में बाल विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है चंपावत। चंपावत जिले में बाल विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य में पहली बार प्रांतीय रक्षक दल का स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया। राज्य में पहली बार प्रांतीय रक्षक दल का जो स्थापना दिवस है उसका कार्यक्रम कब किया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है 15 दिसंबर 2022। 15 दिसंबर 2022 को उत्तराखंड में पहली बार प्रांतीय रक्षक दल का स्थापना दिवस का जो कार्यक्रम है वो मनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा तथा अन्य सरकारी योजनाओं को सरल भाषा में जन सामान्य तक पहुंचाने के उद्देश्य से सामुदायिक रेडियो नीति का शुभारंभ कहाँ किया गया है। सामुदायिक रेडियो नीति का जो है शुभारंभ कहाँ किया गया है। आपदा और अन्य जो सरकारी जो योजनाएं हैं उनको जन सामान्य तक सरल भाषा में पहुंचाने के लिए। इसका जो राइट आंसर है वो है देहरादून। देहरादून में सामुदायिक रेडियो नीति का शुभारंभ किया गया है। जो आपदा की जानकारी है और जो अन्य जो सरकारी योजनाओं की जो जानकारी है उसको जन सामान्य तक सरल भाषा में पहुंचाने के उद्देश्य से, तो देहरादून में सामुदायिक रेडियो नीति का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन 2022 के अंतर्गत कितने ग्राम पंचायतों को स्वच्छता गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन 2022-23 के अंतर्गत कितने ग्राम पंचायतों को स्वच्छता गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है 52 ग्राम पंचायतों को, उत्तराखंड की 52 ग्राम पंचायतों को स्वच्छता गौरव पुरस्कार 2022-23 के लिए सम्मानित किया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत समस्त ग्रामीण परिवारों को जल संयोजित कराने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत समस्त ग्रामीण परिवारों को जल संयोजित कराने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है 2024 तक सरकार का लक्ष्य है कि समस्त ग्रामीण परिवारों को जो है जल संयोजित कराना है, जल उपलब्ध कराना है। इसके तहत जो ग्रामीण परिवार हैं उनको 55 लीटर जो है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है।
कि 55 लीटर जो है प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितना लक्ष्य रखा गया है प्रतिदिन का। तो 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराना है सरकार का लक्ष्य 2024 तक ग्रामीण परिवारों को। देखिए अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त जिला कौन सा बना है? स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त जिला कौन सा बना है? इसका जो राइट आंसर है वह है हरिद्वार। हरिद्वार जिला जो है पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त जिला बना है। देखिए अगर बात करें हरिद्वार की, तो हरिद्वार में एक जगह है भगवानपुर। तो भगवानपुर को जो है ODF प्लस की श्रेणी में उत्तराखंड का पहला पुरस्कार दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ODF प्लस की श्रेणी में उत्तराखंड के किस स्थान को पहला पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखेंगे भगवानपुर जो कि हरिद्वार जिले में है, इसे ODF प्लस की श्रेणी में पहला पुरस्कार दिया गया है। अब ODF प्लस क्या है इसको देख लेते हैं। श्रेणी में ऐसे गांव आते हैं जहां सभी घरों के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर और आंगनबाड़ी केंद्र के साथ साथ सभी स्थानों में जो है शौचालय की सुविधा होती है, तो उन्हें ODF प्लस की श्रेणी में रखा जाता है। तो हरिद्वार में जो भगवानपुर है इसे ODF प्लस की श्रेणी में उत्तराखंड का पहला पुरस्कार दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो याद रखेंगे जो हरिद्वार जिला है वो पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त जिला बन गया है। अगला प्रश्न लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, उत्तराखंड का पांचवा धाम किस मंदिर को कहा जाता है? उत्तराखंड का पांचवा धाम किस मंदिर को कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है डोल आश्रम। डोल आश्रम को उत्तराखंड का पांचवा धाम कहा जाता है। देखिए अभी चर्चा में है तो इसको देख लेते हैं। डोल आश्रम जो है ये अल्मोड़ा के लमगड़ा ब्लॉक में है। याद रखेंगे अल्मोड़ा के लमगड़ा ब्लॉक में है, नैनीताल में नहीं है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में जो है ये नैनीताल ऑप्शन में देता है। तो ध्यान में रखेंगे नैनीताल में नहीं है, बल्कि अल्मोड़ा जो है अल्मोड़ा के लमगड़ा ब्लॉक में है डोल आश्रम, और इसे उत्तराखंड का पांचवा धाम कहा जाता है। इसके अलावा इसे विश्व में आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है डोल आश्रम को। और डोल आश्रम की जो स्थापना है वो 1990 में की गई थी कल्याण दास जी के द्वारा। तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि डोल आश्रम की स्थापना कब हुई, तो याद रखेंगे 1990 में हुई, और कल्याण दास जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी डोल आश्रम, जो कि अल्मोड़ा के लमगड़ा ब्लॉक में है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किस मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किस मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है तुंगनाथ। तुंगनाथ मंदिर को ASI द्वारा, आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है राष्ट्रीय स्मारक में घोषित किया गया है। अगर बात करें तुंगनाथ मंदिर की, तो देखिए तुंगनाथ मंदिर को जो है उत्तराखंड में तृतीय केदार के रूप में जाना जाता है तुंगनाथ मंदिर को, और इसे अभी जो है राष्ट्रीय स्मारक में शामिल किया गया है। इसके अलावा तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी 27 मार्च 2023 को। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कब अधिसूचना जारी की गई? तो याद रखेंगे 27 मार्च 2023 को। इसके अलावा तुंगनाथ में शिव की भुजाओं की पूजा होती है, और तुंगनाथ मंदिर जो है वो 12,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है, जो कि रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। तुंगनाथ मंदिर एक ऊंचे टीले में है जो अलकनंदा नदी से मंदाकिनी नदी को अलग करता है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि जो तुंगनाथ मंदिर है ये अलकनंदा नदी से मंदाकिनी नदी को अलग करता है, क्योंकि ये एक ऊंचे टीले में है, एक पहाड़ में है, तो अलकनंदा से मंदाकिनी को अलग करता है तुंगनाथ मंदिर। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, देश का पहला ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक कहाँ बनाया गया है? देश का पहला, पूरे भारत का जो पहला ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक है ये कहाँ बनाया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है देहरादून में। देहरादून में भारत का पहला ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक बनाया गया है, और इसकी जो खासियत है इसे वो जो है प्लास्टिक के कूड़े से बनाया गया है। तो प्लास्टिक के कूड़े से बनाया गया है ऑल एज ऑल वेदर जो रनिंग ट्रैक है, इसे प्लास्टिक के कूड़े से बनाया गया है। करें ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक की, तो देखिए देहरादून में से बनाया गया है और प्लास्टिक के कूड़े से निर्मित ये भारत का पहला रनिंग ट्रैक है, और इसकी लंबाई जो है 850 मीटर है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है तो 850 मीटर इसकी लंबाई है इस रनिंग ट्रैक की, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा उत्तराखंड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? वर्ष 2023 में उत्तराखंड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो जिसका राइट आंसर है वह है 23वां स्थापना दिवस मनाया गया है उत्तराखंड के द्वारा, 24वां नहीं, यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है। तो 23वां स्थापना दिवस मनाया गया है सन 2023 में उत्तराखंड ने। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड द्वारा कब समान नागरिक संहिता को अपनाया गया? उत्तराखंड द्वारा कब समान नागरिक संहिता को अपनाया गया? इसका जो राइट आंसर है वह है 13 नवंबर 2023।
13 नवंबर 2023 को उत्तराखंड सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता को जो है अपना लिया गया है या लागू कर दिया गया है। और समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला जो पहला राज्य था वो गोवा था। तो गोवा ने समान नागरिक संहिता को जो है पहली बार लागू किया था, जबकि उत्तराखंड ने जो है 13 नवंबर 2023 को जो है लागू किया है। और समान नागरिक संहिता का जो उल्लेख है वो संविधान में आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 में किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला कब मनाया जाता है? उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला कब मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है 17 जुलाई। 17 जुलाई को उत्तराखंड का जो लोक पर्व है हरेला ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच से जुड़ने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? नेशनल फाइनेंशियल स्विच से जुड़ने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तराखंड सरकारी बैंक। उत्तराखंड सरकारी बैंक नेशनल फाइनेंशियल स्विच से जुड़ने वाला भारत का पहला बैंक है। अगर बात करें तो इस बैंक के जो खाता धारक हैं वो किसी भी एटीएम का यूज करके कहीं भी जो है पैसा भेज सकते हैं और कहीं से भी निकाल सकते हैं पूरे भारत में रह करके। और वर्ष 2023 के अनुसार जो सर्वाधिक बैंक हैं वो देहरादून में है और सबसे कम जो है रुद्रप्रयाग में है। जबकि इससे पहले आंकड़े की अगर बात करें तो सर्वाधिक बैंक जो है देहरादून में थे, जबकि सबसे कम जो थे वो बागेश्वर में थे। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सर्वाधिक बैंक जो है वर्ष 2023 के अनुसार देहरादून में है और सबसे कम रुद्रप्रयाग में है। देखिए चारधाम यात्रा 2022 के अंतर्गत सबसे कम यात्री किस स्थान पर पहुंचे थे? चारधाम यात्रा 2022 के अंतर्गत सबसे कम यात्री किस स्थान पर पहुंचे थे? इसका जो राइट आंसर है वो है यमुनोत्री। यमुनोत्री में जो है चारधाम यात्रा 2022 के तहत सबसे कम यात्री जो है यहाँ पहुंचे थे। इसके अलावा सबसे ज़्यादा की अगर बात करें तो बद्रीनाथ में जो है सबसे ज़्यादा यात्री पहुंचे थे वर्ष 2022 में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चारधाम यात्रा 2022 के तहत सबसे ज़्यादा जो यात्री आए थे वो बद्रीनाथ में आए थे, जबकि सबसे कम जो है वो यमुनोत्री में आए थे। यहाँ पे केदारनाथ ऑप्शन में आ सकता है, लेकिन ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा जो यात्री आए हैं वो बद्रीनाथ में आए हैं। ये अगला क्वेश्चन है, भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है चौबटिया। चौबटिया में भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन 2023 का जो है आयोजन किया गया है। और ये आयोजन जो है दोस्तों 11 से 24 जून 2023 तक जो है आयोजन किया गया था और इसका ये 12वां संस्करण था जो कि चौबटिया में किया गया था। तो याद रखेंगे एक्स एक्वेरिन का ये 12वां संस्करण है जो चौबटिया में किया गया है और 11 से 24 जून 2023 तक भारत की सेना और जो मालदीव की सेना है इसके बीच में ये युद्ध अभ्यास या सैन्य अभ्यास हुआ था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैन्य अभ्यास से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो इसे ध्यान में रखेंगे। जो भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास है एक्स एक्वेरिन 2023 का वो चौबटिया अल्मोड़ा में किया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत भौगोलिक सांकेतांक में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? उत्तर भारत भौगोलिक सांकेतांक में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? इसका जो राइट आंसर है वो है पहला। उत्तर भारत भौगोलिक सांकेतांक में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है। देखिए अगला क्वेश्चन है, द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर है वो है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है द गोल्डन ईयर्स पुस्तक। अगर बात करें रस्किन बॉन्ड की तो देखिए 19 मई 1934 को इनका जन्म हुआ है हिमाचल प्रदेश में और 19 मई 2023 को जो है इन्होंने 89वें जन्मदिन पर द गोल्डन ईयर्स जो पुस्तक है इनकी उसका विमोचन किया है। साथ ही साथ बाल साहित्यकार इनको उत्तराखंड में कहा जाता है रस्किन बॉन्ड को। और रस्किन बॉन्ड की जो पहली पुस्तक थी वो थी रूम ऑन द रूफ जो 1955 में प्रकाशित हुई थी। साहित्य अकादमी 1992 में इन्हें दिया गया था और पद्म भूषण जो है 2014 में इन्हें दिया गया था। तो याद रखेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार 1992, पद्म भूषण 2014। रस्किन बॉन्ड की पहली पुस्तक थी रूम ऑन द रूफ 1955 और बाल साहित्यकार इन्हें उत्तराखंड में कहा जाता है रस्किन बॉन्ड को। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं रस्किन बॉन्ड। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री सशक्त बहना जो योजना है इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देना। महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देना है उद्देश्य है मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना का। और इस योजना की अगर बात करें तो देखिए 22 अगस्त 2023 को इस योजना की शुरुआत हुई है, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना। तो ध्यान में रखेंगे मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना की जो शुरुआत है वो 22 अगस्त 2023 को हुई है और इस योजना का जो उद्देश्य है वो महिला समूह द्वारा निर्मित जो उत्पाद हैं उनको व्यापक बाजार उपलब्ध कराना है। महिला समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराना है मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का उद्देश्य।
देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में 3 मुफ्त सिलेंडर योजना 2023 की शुरुआत किस जिले से की गई है। उत्तराखंड में 3 मुफ्त सिलेंडर योजना 2023 की शुरुआत किस जिले से की गई है। इसका जो राइट आंसर है वो है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल से 3 मुफ्त सिलेंडर योजना 2023 की शुरुआत की गई है। अगर इसकी डेट की हम बात करें तो 12 फरवरी 2023 को इस योजना की शुरुआत की गई थी पौड़ी गढ़वाल से। तो याद रखेंगे, पौड़ी गढ़वाल से 12 फरवरी 2023 को 3 मुफ्त सिलेंडर योजना 2023 की शुरुआत की गई है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मोबाइल फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। मोबाइल फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। इसका जो राइट आंसर है वो है दूसरा। मोबाइल फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23 में उत्तराखंड का दूसरा स्थान है, जबकि जो पहला स्थान है वो है गुजरात का। तो याद रखेंगे, पहला स्थान गुजरात का है जबकि दूसरा स्थान जो है उत्तराखंड का है मोबाइल फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में उत्तराखंड के कितने शिक्षा संस्थानों को स्थान मिला है। राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में उत्तराखंड के कितने शिक्षा संस्थानों को स्थान मिला है। इसका जो राइट आंसर है वो है 4 शिक्षा संस्थानों को राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में जो है स्थान मिला हुआ है। कौन से शिक्षण संस्थान हैं उनको देख लेते हैं। देखिए पहला है आईआईटी रुड़की, दूसरा है यूपीएस कॉलेज देहरादून, तीसरा है ग्राफिकेरा और चौथा है जीबी पंत यूनिवर्सिटी। तो इन 4 यूनिवर्सिटी को जो है राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में स्थान मिला हुआ है। उत्तराखंड से ये 4 विश्वविद्यालय हैं। तो याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, आईआईटी रुड़की, यूपीएस कॉलेज देहरादून, ग्राफिकेरा और जीबी पंत यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदी संस्थान केंद्र के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में सर्वाधिक भूस्खलन जोखिम के मामले में पहला स्थान किस जिले का है। अभी हाल ही में जब जोशीमठ में जो है भूस्खलन की खबरें आ रही थी तो उस दौरान यहाँ पे सर्वेक्षण किया गया पूरे देश में। तो पहले नंबर पे कौन है भूस्खलन जोखिम के मामले में पूरे देश में। तो जो इसका राइट आंसर है वो है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जो है भूस्खलन की दृष्टि से पूरे देश में पहले स्थान पर है रुद्रप्रयाग, जबकि दूसरा जो स्थान है वो है टिहरी का। देखिए अगर इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहला स्थान जो है वो रुद्रप्रयाग का है पूरे देश में भूस्खलन जोखिम के मामलों में, और दूसरा जो स्थान है वो टिहरी गढ़वाल का। जबकि पूरे देश में जो है 147 जिलों को जो है शामिल किया गया है सर्वाधिक भूस्खलन प्रभावित जिलों में। पूरे देश में 147 जिले हैं पूरे देश के अंदर। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक भूस्खलनों के मामले में पूरे देश के अंदर कितने जिलों को शामिल किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 147। 147 जिलों को जो है शामिल किया गया है भूस्खलन प्रभावित जिलों के अंतर्गत। तो याद रखेंगे, पहला जो नंबर है वो है रुद्रप्रयाग का, जबकि दूसरा जो है वो टिहरी गढ़वाल का है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, वर्ष 2023 में कितने व्यक्तियों को उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। वर्ष 2023 में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को साहित्य गौरव सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है 9। उत्तराखंड के 9 व्यक्तियों को साहित्य गौरव सम्मान से पुरस्कृत किया गया है वर्ष 2023 में। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये राज्य बनने के बाद पहली बार जो है उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से पुरस्कृत किया गया है 9 व्यक्तियों को। इनको हम देखते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि 30 जून 2023 को उत्तराखंड के 9 साहित्यकारों को उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से पुरस्कृत किया गया है, और राज्य बनने के बाद ये पहली बार किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि राज्य बनने के बाद पहली बार 30 जून 2023 को उत्तराखंड के 9 साहित्यकारों को उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। इन 9 साहित्यकारों की अगर बात करें तो संतोष कुमार तिवारी, अमृता गिरीश पांडे, प्रकाश तिवारी, दामोदर जोशी, राजेंद्र सिंह बोरा, नरेंद्र कठेत, महावीर रवाल्टा, गुरदीप सिंह, राजेश आनंद असीर। तो ये 9 साहित्यकार हैं जिन्हें राज्य बनने के बाद पहली बार जो है 30 जून 2023 को उत्तराखंड साहित्य अकादमी गौरव सम्मान से जो है पुरस्कृत किया गया है 9 साहित्यकारों को। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने वाली परीक्षाओं में एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को जैविक इंडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। किस व्यक्ति को जैविक इंडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है हर्ष सिंह डंगवाल। हर्ष सिंह डंगवाल जी को जैविक इंडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अगर बात करें हर्ष सिंह डंगवाल जी की, तो ये नैनीताल के धारी ब्लॉक के सुनकिया गांव के निवासी हैं, और जैविक कृषि के अंतर्गत हिमालय राज्यों के क्रम में उत्तराखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वर्ष 2023 में। इसके अलावा अब तक उत्तराखंड को 4 बार जैविक इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है।
और उत्तराखंड के कुल कृषि योग्य भूमि के 38% भाग पर जो है जैविक कृषि की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे ध्यान में रखेंगे कि उत्तराखंड के कुल कृषि योग्य भूमि के 38% जो भाग है उस पर जैविक कृषि की जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के कुल कृषि योग्य भूमि में कितने फीसदी भाग पर जैविक कृषि की जाती है। तो जिसका राइट आंसर होगा वो है 38% भाग पर, 38% भाग पर जो है जैविक कृषि की जाती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा हर्ष सिंह डंगवाल जी का जो संबंध है वो है नैनीताल से। है निम्न में से किस व्यक्ति को जागर परंपरा को आगे बढ़ाने हेतु उत्तराखंड संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। निम्न में से किस व्यक्ति को जागर परंपरा को आगे बढ़ाने हेतु उत्तराखंड संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है नारायण सिंह बिष्ट। नारायण सिंह बिष्ट जी को जागर परंपरा को आगे बढ़ाने हेतु उत्तराखंड संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा देखें तो कलाकारों को, चार जो अन्य कलाकार हैं उन्हें भी उत्तराखंड संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें जुगल किशोर पेटसाली हैं, नारायण सिंह बिष्ट हैं, जगदीश सिंह ढोडियाल है और भैरव दत्त तिवारी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में वर्ष 2023 में जो है 4 कलाकारों को उत्तराखंड संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, जिसमें जुगल किशोर पेटसाली, नारायण सिंह बिष्ट, जगदीश ढोंडियाल और भैरव दत्त तिवारी इसमें शामिल है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस महिला सरपंच को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। निम्न में से किस महिला सरपंच को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है कविता देवी। कविता देवी जो महिला हैं उन्हें स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड में 2 महिला सरपंच हैं जिन्हें स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है, जिसमें बागेश्वर से कविता देवी और दूसरी जो है देहरादून से निकिता चौहान है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में किन 2 महिला सरपंचों को 2023 में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। तो इसमें याद रखेंगे कि बागेश्वर से हैं कविता देवी और देहरादून से हैं निकिता चौहान, इन्हें ये सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय प्रहरी सम्मान का संबंध किससे है। हिमालय प्रहरी सम्मान का संबंध किससे है। इसका जो राइट आंसर है वो है पर्यावरण से। हिमालय प्रहरी सम्मान जो है वो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर बात करें वर्ष 2023 की, तो वर्ष 2023 में ये सम्मान विजय जरधारी जी को जो है दिया गया है और वर्ष 2022 में ये सम्मान धूम सिंह नेगी को दिया गया था। इसके अलावा जो विजय जरधारी हैं इनका संबंध हैवल घाटी टिहरी से है, जिन्हें बीज बचाओ आंदोलन का जो है प्रवर्तक कहा जाता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है कि बीज बचाओ आंदोलन का प्रवर्तक उत्तराखंड में किन्हें कहा जाता है। तो याद रखेंगे विजय जरधारी जिनका संबंध हैवल घाटी टिहरी से है, इन्हें बीज बचाओ आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है। और वर्ष 2023 में इन्हें हिमालय प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया है और हिमालय प्रहरी जो सम्मान है इसका संबंध है पर्यावरण से। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, वर्ष 2022-23 में भारत के सभी सर्वोत्तम थानों की श्रेणी में उत्तराखंड के किस थाने को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2022-23 में भारत के सभी सर्वोत्तम थानों की श्रेणी में उत्तराखंड के किस थाने को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है पूरे भारत में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बनबसा थाना। बनबसा जो है चंपावत में है और चंपावत का ये जो थाना है बनबसा थाना, इसे वर्ष 2022-23 में भारत के सभी सर्वोत्तम थानों की श्रेणी में जो है तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है बनबसा थाना को, जो कि चंपावत जिले में स्थित है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति को राष्ट्रीय किसान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। निम्न में से किस व्यक्ति को राष्ट्रीय किसान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है गोपाल दत्त उप्रेती। गोपाल दत्त उप्रेती जी को राष्ट्रीय किसान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें गोपाल दत्त उप्रेती जी को, तो इनको एप्पल मैन के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड में, और इनका जो मूल निवास है ये मूल रूप से अल्मोड़ा के बिल्ले गांव के निवासी हैं और सेब और बेमौसमी सब्जी के उत्पादन के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। तो इसे ध्यान में रखेंगे कि गोपाल दत्त जो उप्रेती हैं इन्हें एप्पल मैन के नाम से जाना जाता है और ये अल्मोड़ा के बिल्ले गाँव के निवासी हैं और इन्हें वर्ष 2023 में अभी राष्ट्रीय किसान सम्मान से सम्मानित किया गया है गोपाल दत्त उप्रेती जी को। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, उत्तराखंड के कितने क्षेत्रों को हरी श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है।
उत्तराखंड के कितने क्षेत्रों को हरित श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है 2 क्षेत्रों को। उत्तराखंड के 2 क्षेत्रों को हरित श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ये 2 क्षेत्र कौन कौन से हैं इनको देख लेते हैं। देखिए, टिहरी में 2 गांव हैं, जड़धार और चौपड़ियाल। तो जड़धार और चौपड़ियाल गांवों को हरित श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा ध्यान में रखेंगे कि वर्ष 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम रही है वो है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो थीम से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वर्ष 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम रही है वो है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, अमृता पांडे को उनकी किस रचना के लिए साहित्य गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? अमृता पांडे को उनकी किस रचना के लिए साहित्य गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है सीसक्ति सांकले। सीसक्ति सांकले अमृता पांडे जी की रचना है। इस रचना के लिए इन्हें वर्ष 2023 में उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है अमृता पांडे जी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला प्रश्न है, हितैषी इंडिया एनजीओ के संस्थापक कौन है? हितैषी इंडिया एनजीओ के संस्थापक कौन है? इसका जो राइट आंसर है वो है किशन राणा। किशन राणा हितैषी इंडिया एनजीओ के संस्थापक है। अगर बात करें हितैषी इंडिया एनजीओ की, तो इसकी जो स्थापना है वो 1994 में की गई है किशन राणा जी के द्वारा, और एक गरुड़ में की गई है जो कि बागेश्वर ज़िले में है। इसके अलावा हितैषी इंडिया समुदाय के सहयोग से प्रत्येक वर्ष 3 दिन के लिए किसान महोत्सव का आयोजन किया जाता है, और इसका जो उद्देश्य है वो कृषि कार्य में जुड़े जो लोग हैं उनका सम्मान करना है। कृषि कार्य से जुड़े हुए लोगों का सम्मान करना है। हितैषी इंडिया एनजीओ का जो 3 दिवसीय जो कार्यक्रम किया जाता है वर्ष में, तो उसका जो उद्देश्य है वो है कृषि कार्य में संलग्न लोगों का सम्मान करना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और हितैषी इंडिया एनजीओ की जो स्थापना है वो किशन राणा के द्वारा की गई थी, 1994 में गरुड़ में की गई थी, और ये बागेश्वर जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे उत्तराखंड करंट अफेयर 2023 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इस वीडियो में मैंने लगभग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन आने वाली परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसमें कुछ जो भी क्वेश्चन छूटे हैं उन्हें आने वाले जो पार्ट्स होंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह होंगी या जो भी पार्ट्स होंगे, तो उसमें जो है या इसके अदर जो क्वेश्चंस है वो मिल जाएंगे। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे क्विज वगैरह कराई जाएगी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं और जो जीएस है, हिंदी वगैरह है, और उत्तराखंड जो जीके है, इनकी क्विज हम करेंगे, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।